Hi everyone. First of all, good evening. एंड मैं आपको आज कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। बेसिकली आपको हमने एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं पहले से भी, और आज हम है ना आपको यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में 7.3 और डायग्राम है ना, आप इसको हम रिप्रेजेंट करते 7.3 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और आज हम आपको है ना ये सब चीज़ों के बारे में बता देते हैं पूरा, ठीक है। ये क्या क्या कैसा एक्सचेंज होता है, कहाँ कैसा क्या रोल रहता है इसका। तो चलिए चलिए क्लास कंटिन्यू करिए। तो हमने आपको पहले से भी बता दिया था कि हम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17.1 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व ऑफ डिफरेंस इन ए कंपेरिजन टू दियर इज द एटमॉस्फेयर। तो हमने क्या बताया था आपको कि पार्शियल प्रेशर के बारे में है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए। ये रिस्पायरेटरी गैसेस के बारे में है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कितना मिल रही है, एल्वियोलाई में कितना खर्च हो रही है, और वहीं पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड की बात करते हैं और ब्लड ऑक्सीजनेटेड की बात करते हैं, कितने कितने % ले रहा है और बॉडी टिश्यू कितना ले रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं, इसके बारे में आप अध्ययन करिए, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, जो हमारी वायु होती है ना, क्या होता है एटमॉस्फेरिक एयर होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में चल रहा है। तो उससे हमें कितना 1.159 mmHg हमें क्या मिलता है एटमॉस्फेयर में, हमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मिला, और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% थी, ठीक है, 0.3% थी। तो एटमॉस्फेयर पे पार्शियल प्रेशर आप, ये पीपी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर आप ऑक्सीजन 1.5 mmHg, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर पे हमें 1.59 mmHg ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी 0.3 mmHg। और जैसे ही एटमॉस्फेयर से कहाँ पहुंची, एल्वियोलर एयर में पहुंची। तो एल्वियोलर एयर में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगातार घटता चला गया। ऑक्सीजन 159 था और यहाँ पे कितना दिख रहा है 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया 40 mmHg, ठीक है। तो जैसे ही हम अंदर आई एल्वियोलर एयर में, तो देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन कहीं ना ऑक्सीजन का परसेंटेज घटा और कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंट बढ़ गया। तो कुछ ना कुछ यूज किया होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया 40 mmHg। और यहाँ से दो चीजें होती हैं, एक हम आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो हमने आपको बताया था कि पल्मोनरी वेन फ्रॉम, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कहाँ होती है, वेन में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, और आर्टरी में क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। क्या होता है, वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। तो कहाँ से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, लंग्स से हार्ट की ओर जाएगा। तो ठीक है, तो वहां पर हमारा पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 से 40 होता है, 95 से 40 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, और डीऑक्सीजनेटेड का बताया हमने। तो कहाँ से कहाँ जाए, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, पल्मोनरी वेन में कहाँ जाता है, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट के बीच जाता है, ठीक है। तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95 होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 14 mmHg, ठीक। और पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, फ्रॉम, ठीक है, यहाँ से अपना गया। पल्मोनरी आर्टरी मतलब होता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हुई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 mmHg। तो आर्टरी में क्या होता है, आप हमेशा याद रखना है, आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, और कहाँ से होती है, हार्ट टू लंग्स की ओर होती है, और उधर लंग्स टू हार्ट की ओर होती है। इधर लंग्स से हार्ट की ओर जाएगा, इधर क्या होगा, हार्ट से लंग्स की ओर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है ना, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें जाता है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर भारी हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि एटमॉस्फेरिक कितना था
एक ट्रांसफर कितना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg से, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना 0.3। जैसे ही एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आती है एल्वियोलर में, कुछ न कुछ यूज करता है, और यूज करके इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट गया 104 mmHg। कितना हुआ 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का 14 mmHg। ठीक है, ये एल्वियोलर एयर हुआ। एल्वियोलर एयर से कहाँ पहुंचता है, पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो इसमें जब जैसे ही पहुंचा पल्मोनरी वेन में कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, और कहाँ से कहाँ होती है, लंग्स टू हार्ट, मतलब कहाँ से कहाँ होती है, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट की ओर होती है, और इसका पार्शियल प्रेशर होता है 95 से 40 हुआ। ठीक है, और फिर पहुंचता है यहाँ पल्मोन, इधर पहुंचा, इधर डीऑक्सीजनेटेड अगर बात करता है तो 40 से 45 mmHg होता है। कितना होता है 40 से 45 mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड की सप्लाई हुई। आर्टरी में कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। ये चित्र के माध्यम से आप समझिए। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने कहा एटमॉस्फेरिक एयर था, कितना था 159 mmHg था, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था 159 mmHg था, और जैसे ही हम इंस्पायरेटरी एयर लिए और पहुंची एल्वियोलाई में, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया ना, कितना कम हो गया 104 से 40 हो गया। और यहाँ से हमने बताया था पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हुई। यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन चेंज हुआ, इधर देखिए आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हुई, और तो पल्मोनरी वेन पहुंचा, पल्मोनरी वेन से इधर पहुंचा सिस्टेमिक आर्टरी, कैरिंग ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई 95 से 40। ठीक है, और बॉडी टिश्यू में फिर से ऑक्सीजनेटेड इंटू डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड इंटू डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से फिर से बॉडी टिश्यू में चेंज हुआ, और वहाँ पहुंचा सिस्टेमिक वेन कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45। ठीक, और सिस्टेमिक वेन से चलते चलते कहाँ पहुंचा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई हुई, और यहाँ से फिर से कन्वर्ट कर दिया। क्या कर देता है बॉडी टिश्यू, क्या करता है ऑक्सीजनेटेड चेंज इनटू, आप इतना 2 चीज याद रखना हमेशा। ठीक है, इधर से देखिए एक बार फिर से समझिए, है ना, एटमॉस्फेरिक एयर से 159 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 था। जैसे ही इंस्पायरेटरी एयर किया, एल्वियोलर एयर पहुंचा 104 पे 40 हुआ, नहीं हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हुई, और ये चलते अपना पहुंच गया सिस्टेमिक आर्टरी में। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 95 से 40। देखिए एल्वियोलाई एयर से और सिस्टेमिक आर्टरी तक पहुंचने में क्या हुआ, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगातार घटता चला जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। देखिए 40 पहुंचा, और बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट कर देता है डीऑक्सीजनेटेड में। यहाँ पे बॉडी टिश्यू में कन्वर्ट किया, और जैसे ही कन्वर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर कहाँ पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड में पहुंचा। ठीक है, और ये पल्मोनरी वेन होके फिर से ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, ये प्रोसेस और ये मैकेनिज्म चलती रहेगी। ठीक है, और सारा क्लियर ना हो जाएगा। थोड़ा क्रैश कोर्स है, काफ़ी फास्ट चलना पड़ रहा है। ठीक है, टाइम का अभाव भी है, जरूर याद रखिएगा इस डाटा को। रिस्पिरेटरी एयर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल एटमॉस्फेयर 159 पे 0.3, एल्वियोलाई पे 104 पे 40, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है 40 से 45, एंड ब्लड ऑक्सीजनेटेड क्या होता है 95 से 40। तो आप याद करने के लिए 159 पे 0.3, एल्वियोलाई पे 104 पे 40, ऑक्सीजनेटेड 95 से 40, और डीऑक्सीजनेटेड 40 से 45, एंड टिश्यू 40 से 45। ठीक है, तो आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने उसमें। ठीक है, तो एक लाइन से आप याद कर लीजिए, 2-3 बार बोलिएगा, है ना। तो आप इस डाटा को जरूर याद रखना है। ठीक है, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड चेंज हो रहा है, कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड चेंज हो रहा है, कुछ नहीं, बस सिंपल चीज़ों को पढ़िए लास्ट मोमेंट में।
बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। कौन कौन सी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है? स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट सबस्टेंस इन स्क्वेमस इपिथेलियम एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज, राइट। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, स्क्वेमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट सबस्टेंस स्क्वेमस इपिथेलियम एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर ब्लड कैपिलरीज। और आगे क्या होता है? ब्रीदिंग क्या होता है? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को मिला के हम ब्रीदिंग बोल सकते हैं। तो इंस्पायरेशन का मतलब होता है 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपायरेशन एयर का मतलब होता है 16% ऑफ। इंस्पायरेशन के समय क्या करते हैं कि 21% हम ऑक्सीजन कैरी करते हैं एंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो होते हैं। और एक्सपायरेशन के समय 16% ऑफ ऑक्सीजन एंड 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ब्रीदिंग क्या होता है? इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन का रेशियो। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज हमने बता दिया आपको। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एक्सचेंज के बारे में बताएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बताएंगे, हम ये आपको ग्राफ बता देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। तो चलिए राउंड डाउन करते हैं। तो हमने बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या बताया था? 97% ऑफ ऑक्सीजन बाई आरबीसी के रूप में, ठीक है। हमारे बॉडी में ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? 97% बाई ऑक्सीजन आरबीसी के रूप में होता है। और दूसरा कहाँ होता है? 3% डिजॉल्व स्टेट थॉट इन प्लाज्मा के रूप में, ठीक है। और एक फार्मूला लिखा हुआ है Hb + 4O2 बराबर HbO2 का होल 4, ठीक है। तो आपको हमने बताया था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो जगह होता है, आरबीसी के रूप में 97% और डिजॉल्व स्टेट थॉट इन प्लाज्मा के रूप में 3%। तो इसमें क्या होता है फार्मूला? Hb + 4O2 बराबर HbO2 का होल 4। हीमोग्लोबिन से जब 4 ऑक्सीजन बाइंड होता है तो HbO2 का होल 4 का निर्माण करता है, राइट। और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छठवां नंबर पॉइंट है। 20 से 25 तो ट्रांसपोर्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता है? 20 से 25% CO2 बाई आरबीसी के रूप में, है ना। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है? आरबीसी के रूप में होता है। वहीं पर 70% CO2 बाई कार्बोनेट के रूप में, और समझे ना 70% किस में हुआ? 20% बाई कार्बोनेट के रूप में, बाई प्लाज्मा NaSCO3, बाई आरबीसी के SCO3 और 7% CO2 बाई प्लाज्मा डिजॉल्व स्टेट के रूप में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आप बताइएगा 3 जगह होता है, कहाँ कहाँ होता है? 20 से 25% ऑफ आरबीसी के रूप में पहला, दूसरा 17% बाई कार्बोनेट के रूप में, और तीसरा क्या होता है? 7% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होता है? डिजॉल्व स्टेट के रूप में, प्लाज्मा के रूप में, राइट। तो आप 3 चीज याद रखिएगा। H2O + CO2 बराबर H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन 20 से 25 टाइम हायर देन ऑफ ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 से मतलब 20 से 25 टाइम्स, मोर देन 25 टाइम्स हायर देन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 से 25 टाइम हायर देन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने आपको बताया था कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिजॉल्व होता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू में। 100 ml वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिजॉल्व 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू के रूप में, एंड 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिजॉल्व 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजनेटेड जब बोलेगा तो हम 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, एंड तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड बोलेगा तो 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वियोलाई। और हमने आपको बताया था पॉइंट नंबर 10, बोहर इफेक्ट। CO2 बढ़ने से क्या होता है? ब्रीडिंग रेट बढ़ जाता है। हमने आपको बताया था, सारी मैकेनिज्म समझा चुका है मैंने। CO2 बढ़ने से ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। अगर CO2 बढ़ा तो कार्बोनिक एसिड बढ़ा, H+ बढ़ा, एसिडिटी बढ़ा, pH वैल्यू घटा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर सारी की सारी कंडीशन बढ़ रही है तो pH वैल्यू, अगर CO2 बढ़ने से ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है तो pH वैल्यू घट जाएगी, ठीक है।
बाकी सारी की चीज बढ़ रही है। तो CO2 प्लस H2O, H2CO3, H प्लस टू के SCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यह एंजाइम RBC में ज़्यादा तथा प्लाज्मा में कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 11, एंजाइम क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रस, और यह एंजाइम RBC में ज़्यादा तथा प्लाज्मा में कम होता है। ठीक है। और आपको पॉइंट नंबर 12 में पढ़ा रहे हैं क्लोराइड शिफ्ट, हमबर्गर शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या बोलते हैं? हमबर्गर शिफ्ट भी बोल सकते हैं, और हमबर्गर फिनामिना बोल सकते हैं। फिनामिना का मतलब होता है किसी चीज़ कोई घटना हो गया। ठीक है। तो RBC और प्लाज्मा का संबंध CO2 के ट्रांसपोर्ट में होता है। तो सिग्मॉइड क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है? हमबर्गर शिफ्ट होता है, हमबर्गर फिनोमिना होता है। RBC और प्लाज्मा के संबंध CO2 के ट्रांसपोर्ट में होता है। सिग्मॉइड कर्व ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट कर्व होता है। ठीक है। सिग्मॉइड कर्व क्या होता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है। क्या होता है? सिग्मॉइड कर्व ये क्लोराइड शिफ्ट, हमबर्गर फिनोमिना, RBC और प्लाज्मा का संबंध CO2 के ट्रांसपोर्ट में, और सिग्मॉइड कर्व में क्या होता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है। आपको दिखा रहे हैं कौन सा सिग्मॉइड कर्व होता है। ठीक है। देखिए, लगातार पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसका पार्शियल प्रेशर 14 था, 35 था। मतलब ये लगातार इसका रेशियो बढ़ रहा है। ये देखिए, इस हिसाब से इसका बढ़ता है रेशियो, ये ऐसे। ठीक है। और लास्ट मोमेंट में जाके क्या होता है? 98% में सैचुरेटेड स्टेट में चला जाता है। 98% में सैचुरेटेड स्टेट में चला जाता है। ये देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये देखिए 98 में ये ऐसा चला गया। ये 100 नहीं हुआ, 98 तरफ हो जाता है। ठीक है। तो Hb प्लस 4O2 बराबर क्या होता है? HbO2 का होल 4। तो लंग्स में क्या हो रहा है? एसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण होना अर्थात बनना। एंड टिश्यू में क्या होता है? डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन का मतलब होता है अपघटन, टूटना। ठीक है। तो जब तो हमने एक फार्मूला मिला हुआ है Hb प्लस 4O2 बराबर क्या होता है? HbO2 का होल 4 होता है। तो हमने एसोसिएशन में क्या प्रोसीजर होता है हम पढ़ेंगे, और डिसोसिएशन में क्या प्रोसीजर होता है। तो लंग्स में मतलब एसोसिएशन कहाँ हो रहा है? लंग्स में क्या होता है? लंग्स के एल्वियोलाई में क्या होता है? एसोसिएशन होता है। लंग्स के एल्वियोलाई में क्या होता है? एसोसिएशन होता है। उस समय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mmHg होता है। तो एसोसिएशन के समय क्या हुआ? 104 mmHg हुआ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg था। कब था? विगत जब हमारा लंग्स के एल्वियोलाई में आपको हमने बता चुका है 104 पे 40 याद रखना। ठीक है। और उस समय क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड कम था। स्वाभाविक है, नो डाउट। जब एल्वियोलाई में अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का कम रहेगा तो आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो एसिडिटी कम होगी। उस समय H+ भी कम होगा। हमने आपको बताया था अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो H+ कम हो जाएगा और pH वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। हमने क्या कहा था? सब चीज़ अगर बढ़ता चला जाएगा तो pH वैल्यू कम होगी, अगर pH वैल्यू सब कुछ घटता चला गया तो pH वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है। आपको ये पीछे आपको समझा दिया है। तो टेम्परेचर कम हुआ तो रिजल्ट क्या होता है? सिग्मॉइड कर्व लेफ्ट की ओर उठेगा। कि लेफ्ट की ओर कैसे होगा? ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। ठीक है। तो सिग्मॉइड कर्व कैसा होगा? ये सिग्मॉइड कर्व ऐसा बना होता है। तो ये कहते हैं लेफ्ट की साइड ऐसे लेफ्ट की साइड शिफ्ट होगा। ठीक है। और अगर लेफ्ट हो गया ये राइट, अगर इसकी अगर इन टिश्यू में देखा जाए डिसोसिएशन मतलब वो टूटना, तो कहाँ टूटता है? बॉडी टिश्यू में मैंने बताया था, वहाँ पर महज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया। जैसे ऑक्सीजन कम हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो एसिडिटी बढ़ी तो H+ बढ़ा, वहाँ पर pH वैल्यू कम हो जाएगी। जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मात्रा कम होगी वहाँ पर pH वैल्यू कम हो जाएगी। बाकी सारी की सारी कंडीशन बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा। तो रियल क्या? सिग्मॉइड कर्व राइट की ओर झुकेगा।
सिग्मॉइड कर्व कहाँ होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये मान लो ये हो गया, आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए, एक सेकेंड, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो अगर राइट साइड इधर झुकेगा, ठीक है, इधर झुकेगा, इधर नहीं, ये क्या हो जाएगा, इधर झुकेगा। तुमने क्या बताया था, एसोसिएशन में क्या होता है, सिग्मॉइड कर्व लेफ्ट की ओर उठेगा। जो सिग्मॉइड कर्व होता है तो ये क्या होगा, लेफ्ट होता है ये, राइट होता है ये, तो लेफ्ट की ओर उठता चला जाएगा। ठीक है, एसोसिएशन में होगा, और डिसोसिएशन में क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा। बातें समझ में आई? फिर से देखिए एक बार, हमने क्या बताया, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एसोसिएशन का बनना होता है किसी चीज़ का निर्माण होना, और डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। तो किसके टूटना होता है, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से जब बाइंड होकर टूटता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहाँ क्या होता है, लंग्स के एल्वियोलाई में क्या इफेक्ट होगा, तो हमने आपको बता दिया। और डिसोसिएशन में टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 था, कार्बन डाइऑक्साइड 45 था। एक्चुअली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ, एसिडिटी ज़्यादा हुई, H+ ज़्यादा हुआ। उस कंडीशन में जब सारा चीज़ ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन से कंपेयर करके हम pH वैल्यू क्या कर देंगे, कम कर देंगे। pH वैल्यू कम हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, सिग्मॉइड कर्व क्या होता है, किधर होगा, राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये देखिए राइट साइड शिफ्ट कर रहा है। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की बात हम करते हैं, तो क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं हम टाइडल वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, टाइडल वॉल्यूम। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम करते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, देखो हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, हम आधा लीटर सांस ले रहे हैं 500 ml, और हम 500 ml सांस छोड़ रहे हैं, ये क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, हम नॉर्मल सांस लिए, नॉर्मल सांस हम छोड़े, 500 ml लेना, 500 ml छोड़ना, ये हो गया टाइडल वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पायरेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एयर 500 ml पर मिनट, मतलब 6000 से 8000 ml। ठीक है, पर मिनट की अगर हम बात करते हैं। इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम हुआ 500 ml। ठीक है, जब ड्यूरिंग नॉर्मल क्या करते हैं, नॉर्मल हम सांस लेना या सांस को छोड़ना। ठीक है, कोई दर्द दबाव से नहीं, नॉर्मल तरीके से। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, IRV, इसका रेशियो होता है 2500 ml से 3000 ml। कितना होता है, 2500 ml से 3000 होता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है फोर्सिबल इंस्पायरेशन के दौरान जितनी सांस अंदर हम ले सकते हैं। क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है, फोर्सिबल इंस्पायरेशन के दौरान जितनी सांस हम अंदर ले सकते हैं वो क्या होता है, इंस्पायर होता है। 2500 ml से 3000 ml होता है। इसका बेसिकली क्या करता है, यही पूछता है आपका कि इंस्पायरेटरी 2500 ऑप्शन में रहेगा, मैच करने के लिए आ जाएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV का मतलब होता है 1000 से 1100 ml होता है। इसका मतलब होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, जितना फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान निकाल सकते हैं। क्या होता है, जब अंदर लंग्स में सांस गई और उस कंडीशन में जितना हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन के दौरान जितना हम निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, 1000 से 1100 एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, 1000 से 1200। इसे हम क्या कहते हैं, प्राणवायु भी बोलते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम को हम प्राणवायु भी बोलते हैं, जो है ना 1000 से 1200 के बीच होता है। यह प्राणवायु है, यह कभी नहीं निकलती है। ठीक है, अगर ये निकल जाएगी तो है ना मृत्यु हो सकती है और हमारी बॉडी की डेथ हो जाएगी। और ये प्राणवायु कहलाती है। 1000 ml से 1200 ml होती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था, लंग्स कभी पंचर होता है कि नहीं होता, तो लंग्स कभी पंचर नहीं होता है। ठीक है, याद रखना कि लंग्स कभी पंचर नहीं होता है। कि तुम सोचो कि हम जाएं और सुई लगा दें उसमें तो हवा निकल जाएगी। उस साइकिल का पहिया नहीं है, गाड़ी का पहिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन 1000 से 1200 ml। ठीक है,
बहुत पोलाइटली होकर पढ़ना है, बहुत टेंशन घबराने की चिंता करने का विषय नहीं, बस धीरे धीरे अपना इसमें कुछ नहीं याद करना है। टाइडल वॉल्यूम 500, नॉर्मल सांस लेना, नॉर्मल सांस छोड़ना, इंस्पायरेटरी जितना हम तेज से सांस जोर से लीजिए 2500 से 3000 ml, ठीक है। फोर्सिबल एक्सपायरेशन, खूब जोर लगा के, और जितना हम जोर लगा के निकाल सकते हैं 1000 से 11, कितना हो गया 1000 से 1100, और प्राण वायु कितनी होती है 1100 से 1200, बस कितना सिंपल है ना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है, जो बच जाता है फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद वही तो रेजिडुअल वॉल्यूम है। और हम बात करते हैं कैपेसिटी की, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वही हमने क्या बताया था, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी पूछे तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी, एंड वाइटल कैपेसिटी बोलेगा तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, इंस्पायरेटरी भी आ जाएगा, एक्सपायरेटरी भी आ जाएगा। हम टोटल की बात करते हैं तो ये टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और रेजिडुअल वॉल्यूम भी हम जोड़ देते हैं। टोटल वॉल्यूम में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे और वाइटल कैपेसिटी में टाइडल हो जाएगा, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, और टोटल में क्या हो जाएगा प्लस हम रेजिडुअल वॉल्यूम बस हम ऐड कर देते हैं। बस कितना इजीली तरीके से आप है, कोई ऐसा चिंता करने का विषय नहीं है, ठीक है। ये हुआ, एक हमने डायग्राम भी बना दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये इतना आया 1519 mHg, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mHg, कहाँ पहुंचा एटमॉस्फेरिक एयर में, है ना, एटमॉस्फेरिक एयर कितना था, इतना था। और जैसे ही हम इंस्पायरेशन करते हैं 21% ऑफ ऑक्सीजन, 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर होती है, और यहाँ इंस्पायर हुआ, एक्सपायर कितना हुआ 16% ऑक्सीजन निकला, 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर कहाँ पहुंची ये, एल्वियोलर एयर में पहुंची, 104 पे 40 हुआ, 104 से 40 के बाद ये कहाँ पहुंच जाती है, एल्वियोलर एयर पहुंची, यहाँ पहुंची, ठीक है। पल्मोनरी वेन पहुंची, पल्मोनरी वेन में कैसा ऑक्सीजन की सप्लाई हुई 95 से 40, राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, सिस्टेमिक आर्टरी को डार्सलाइटर भी कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड 95 से 40 हुआ, और बॉडी टिश्यू में यही कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन यही कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन इंटू डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हुआ, 40 से 45 हुआ, ये हमने सब पढ़ा दिया आपको। फिर वेना के बाद सिस्टेमिक वेन, डीऑक्सीजनेटेड सप्लाई लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी पहुंचा, ठीक है ये, और यहाँ से फिर से निकला, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। बेटा हम क्लियर कर दिए हैं आपको, बस देख लीजिए, बस ऐसे देखना बस है कहाँ क्या हो रहा है, सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, किस पढ़ा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन के समय क्या क्या घटनाएं घट जाती हैं। तो हमने आपको बताया था कि जैसे ही हम क्या करते हैं, सांस को क्या कर देते हैं बेटा, हम इंस्पायरेशन का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है। तो जैसे ही हम सांस को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल मेट्रिप्स लेफ्ट अप हो जाते हैं। तो जैसे हम सांस लिए तो सांस लेने में 3-4 चीजें होती हैं। पहला क्या होगा, डायफ्राम कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जैसे हमारी सांस अंदर चली जाती गई तो पहला पॉइंट हम उठाएंगे, डायफ्राम कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट बताए थे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना, मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नम एंड रिब्स लिफ्ट अप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, स्टर्नम और रिब्स क्या हो जाएगी, लिफ्ट ऊपर की ओर उठेंगी, ठीक है। तो जैसे ही अंदर आना हुआ तो पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा, अंदर का पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज, इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो पल्मोनरी प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। ये हुआ। इंस्पायरेशन के समय क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे हम सांस अंदर लिए वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज हुआ, आप सांस लीजिए, जैसे ही आप सांस लेना चालू करेंगे आप देखेंगे कि हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज हुआ,
जैसे ही वैल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज होगा वैसे क्या होगा, स्टर्नम और रिब्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लिफ्ट अप ऊपर की ओर उठेगी। और वहीं पे पल्मोनरी प्रेशर कैसा हो जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर इंटर द लंग्स, बात समझ में आया? फिर से एक बार देखिए, एक समझ लीजिए इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन इसका हम उल्टा कर देंगे, ठीक है। दोनों नहीं याद करना, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो जैसे देखो, सांस लिए, वैल्यूम ऑफ थोरेक्स क्या हुआ, वैल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज हुआ। जैसे ही इंक्रीज होगा डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा, सांस लेके देखिए कंट्रैक्ट होगा। और जैसे ही कंट्रैक्ट हुआ तो इधर क्या होगा, इधर ये वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टर्नम और रिब्स हमारे लिफ्ट अप हो जाएंगे, उठ जाएंगे ऊपर की ओर। और पल्मोनरी प्रेशर आप कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। बस इतना बातें करना है। और इस परिटर्न के समय सारी की सारी चीज अपोजिट बोल देंगे, ठीक है। इधर अगर थोड़ी पल्मोनरी, इधर क्या हो जाएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इधर डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा जैसे सांस छोड़ेंगे। वैल्यूम ऑफ थोरेसिक डिक्रीज हो जाएगा तो पल्मोनरी प्रेशर इधर बढ़ जाएगा। बस इतनी बात बोलना है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इतनी ही बात बोलना है आपको, ठीक है। हमने 3-4 चीज बता दी है। पहला पॉइंट ये, थोरेसिक वैल्यूम इंक्रीज, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, देन ये बात करता हूँ। फिर क्या होता है, थोरेसिक वैल्यूम चेंज इनटू ऑटो, तो थोरेसिक वैल्यूम चेंज इन anterior posterior axis by diaphragm contract, thoracic valve change into dorsoventral axis by intercostal muscles, pulmonary valve change in automatically, है ना, pulmonary automatically change हो जाएगा। then pulmonary pressure change हो जाएगा और then pressure gradient generate हो जाएगा high to low, ठीक है। तो thoracic valve change into एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऐसी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। थोरेसिक वैल्यूम चेंज डार्सोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है, इधर ऐसा डार्सोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है, डार्सोवेंट्रल एक्सिस इंटरकॉस्टल मसल्स हो जाएगा, ठीक है। थोरेसिक वैल्यूम चेंज इन डार्सोवेंट्रल एक्सिस बाय द इंटरकॉस्टल मसल्स, पल्मोनरी वैल्यूम चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देन पल्मोनरी प्रेशर चेंज, देन प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हाई टू लो, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन हमने आपको बताया था, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। ब्रेन मेडुला रीजन होता है, पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन एंड कीमोसेंसिटिव एरिया। तो ब्रेन मेडुला रीजन क्या होता है, रेगुलेट रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर, है ना, रेगुलेट रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है, ठीक है। और पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन निमोटॉक्सिक सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन, जो पोन्स रीजन होता है ब्रेन का, वो क्या करता है, पल्मोनरी सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कर देता है, घटा देता है। पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन pulmonary pneumotoxic center reduce the duration of inspiration, और chemosensitivity क्या होता है, saturated adjacent to rhythm center, highly sensitive to CO2 and H+, ठीक है। रीजन ऑफ रिस्पायरेशन, ब्रेन मेडुला रीजन क्या करता है, रेगुलेट द रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर होता है। और पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन क्या करता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, जो क्या करता है, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन होता है। और तीसरा होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, सैचुरेटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, हाईली सेंसिटिव टू द CO2 and H+, सैचुरेटेड एडजेसेंट रिदम सेंटर, हाईली सेंसिटिव टू CO2 and H+, राइट, ठीक है। तो आपको बताया था। अगला क्या था, डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमने अस्थमा बताया था, एम्फाइसेमा बताया था और ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर बताया था। अस्थमा क्या होती है, हम सांस लेते हैं जब क्या होता है, तो हमें डिफिकल्टी होती है। कैसे डिफिकल्टी होती है बेटा, घर्र घर्र की आवाज आएगी, है ना, हमारे गले से, और हमारी
जो क्या करी मतलब घर घर की आवाज आएगी। और इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रांकाई एंड ब्रांक्यूल्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रांकाई एंड ब्रांक्यूल्स क्या कहलाता है? अस्थमा कहलाता है, अस्थमा कहलाता है। एम्फाइसेमा मतलब होता है एल्वियोलर वॉल आर डैमेज, एल्वियोलर वॉल आर डैमेज क्षतिग्रस्त हो जाती है ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द डिक्रीज, क्योंकि एम्फाइसेमा सिगरेट पीने क्या होता है, सिगरेट पीने से ये बीमारी हो जाती है एम्फाइसेमा, ठीक है। इसमें एल्वियोलर वॉल ऑफ डैमेज, एल्वियोलर वॉल क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द डिक्रीज, ड्यू टू विच रिस्पिरेटरी सरफेस ऑफ डिक्रीज, और उसका रिस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाएगा, घस जाएगा, घिस जाएगा, ठीक है। लीडिंग टू फाइब्रोसिस, आपकी पर्सनल आपकी क्या बताया था, आपकी पर्सनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है लीडिंग टू फाइब्रोसिस, जहाँ पे पत्थरों की घिसाई पिटाई होती है, जहाँ पे पत्थरों की घिसाई पिटाई होती है। लीडिंग टू फाइब्रोसिस, आपकी पर्सनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, जहाँ पत्थरों की घिसाई पिटाई होती है वहाँ के लेवल को क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस जैसी बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो आपको अस्थमा बता दिया, इन्फाइसेमा बता दिया, और ये क्या बता दिया, आपकी पर्सनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर बता दिया, ठीक है। और एक बार आप इसको नोट्स को पढ़िए, ठीक है। और दूसरी चीज़ें आप एनसीईआरटी का एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। सारा चीज़ हमने कवर करा दिया है, लगभग पूरा चीज़, और जो नहीं होगा कवर तो आप बताइएगा, लेकिन हमें जहाँ तक है कि हमने सारी चीज़ एक बार कर दिया है। आप लगातार पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकन दबाइए। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक बार एनसीईआरटी को एक बार है ना, इसको नोट्स को पढ़ते रहिए। काफ़ी कम टाइम में हमने बनाने की कोशिश की है ताकि आपका टाइम ना खराब हो और आपका टाइम में सारा चीज़ हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए। चलिए, थैंक्स, आई लव यू।